प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश असावरी। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य में प्रकरण अलंकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार शब्द का विश्लेषण करें तो अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है शोभा, कार का मतलब होता है बढ़ाने वाला। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाए उन्हें अलंकार कहते हैं। मतलब कि कविता के अंदर जो भी तत्व होते हैं उनकी शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा सहज में भी याद हो जाएगी कि वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाएं उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह थे और भामह का प्रमुख ग्रंथ काव्य अलंकार था। 6वीं शताब्दी में भामह ने अलंकार के बारे में कहा था कि शब्द अर्थ विचित्र ही अलंकार है। कविता में शब्द अर्थ और उनकी विचित्रता ही अलंकार है। 7वीं शताब्दी में दंडी नामक विद्वान ने अलंकार के बारे में कहा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म ही अलंकार हैं। कविता के अंदर शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं वही अलंकार है। रीतिकालीन कवि केशवदास के अनुसार यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुकृत भूषण बिनने विराजई कविता बनिता मित। रीतिकालीन कवि केशवदास ने अलंकार के बारे में कहा कि अलंकारों के बिना कविता और आभूषणों के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती है। किसी भी कविता के अंदर अगर अलंकार नहीं है तो वो कविता सुंदर नहीं होती है, और बिना आभूषण धारण किए हुए स्त्री भी सुंदर नहीं होती है, शोभा नहीं पाती है। भले ही वह सुजाति अच्छी जाति की हो, सुलक्षणी सुंदर लक्षणों वाली हो, सुवर्ण सुंदर वर्ण वाली हो, रसपूर्ण शैली वाली हो और सुंदर वृत्त वाली हो, वाली क्यों न हो, लेकिन अलंकारों के बिना कविता सुंदर नहीं होती है और आभूषण के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, शुक्ल से किसी विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि अलंकार है क्या, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जवाब दिया कि वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ, काव्य के अंदर वर्णन करने की अनेक प्रकार की जो चमत्कारपूर्ण शैलियाँ होती है वही अलंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अलंकार की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो अलंकार की परिभाषा सहज में ही हमें याद हो जाएगी कि वह तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाए उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अब हम अलंकार के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में हमारे ये 2 ही अलंकार पाठ्यक्रम में शामिल हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, श्लेष, यमक 3 अलंकार हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, और अर्थ अलंकार के अंतर्गत 5 अलंकार हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण तथा विरोधाभास। 5 अलंकार अर्थ अलंकार के अंतर्गत शामिल है। तो अब हम शब्द अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द अलंकार जहाँ शब्द के ऊपर ही अलंकार की निर्भरता हो, जिस पंक्ति में शब्द के ऊपर ही अलंकार की निर्भरता हो, उस अवस्था में शब्द अलंकार होता है।
शब्दालंकार के अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुप्रास का अर्थ होता है कि बारंबार निकट रखना, अर्थात वर्णों का बार बार प्रयोग करना। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वर्णों का बार बार अर्थ निकट रखना और वर्णों का बार बार प्रयोग होना, उस अवस्था में अनुप्रास अलंकार होता है। जब वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, जब किसी पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति एक बार या एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, तो उस अवस्था में अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे सत्य सने शील सुख सागर, इस पंक्ति में स वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, एक से अधिक बार स वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो उस अवस्था में अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भेद 4 होता है: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास तथा अंत्यानुप्रास। अब हम अनुप्रास का पहला भेद है छेकानुप्रास, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छेकानुप्रास अलंकार के अंतर्गत वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना। छेकानुप्रास अलंकार के अंतर्गत किसी भी पंक्ति में वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार आना, उस अवस्था में छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे अति आनंद मगन महतारी, इस पंक्ति में अ तथा म वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो उस अवस्था में छेकानुप्रास अलंकार होता है। दूसरी पंक्ति में कानन कठिन भयंकर भारी, इस पंक्ति में भी क तथा ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति हो, जब किसी भी पंक्ति में एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार बार आवृत्ति हो, तो उस अवस्था के दौरान वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास मतलब कि वृत्त की तरह बार बार वर्णों की आवृत्ति होना, तो उस अवस्था में वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे भव्य भावों में भयानक भावना वरना नहीं, इस पंक्ति में ब वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इस अवस्था में यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरी पंक्ति में निपट नीरव नंद निकेत में, इस पंक्ति में न वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो इस पंक्ति में भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत सुनने में एक ही वर्ग जैसे वर्णों का जहाँ प्रयोग हो, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए, जैसे तुलसीदास सहित निसी दिन देखत तुम्हारी निठुराई, उक्त पंक्ति में ता वर्ग के अंदर आने वाले वर्णों का प्रयोग हुआ है। इस पंक्ति में सभी जो वर्ण हैं वो दंत्य अक्षर अधिक प्रयुक्त हुए हैं, जैसे त, ल, स, द, न, ये सभी दंत्य अक्षर हैं जो त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो एक ही वर्ग के अंदर प्रयुक्त होने वाले
वर्णों का जहाँ प्रयोग हो तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत जब दो या अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की आवृत्ति हो। अंत्यानुप्रास अलंकार के दौरान जब किसी पंक्ति में अंतिम दो स्वरों की समान आवृत्ति हो, उस अवस्था में अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे जिसने हम सब को बनाया, बात की बात में वे कर दिखाया कि जिसका भेद किसी ने न पाया। उक्त पंक्तियों में जो अंतिम स्वर है उनकी आवृत्ति समान आ रही है। जैसे बनाया, दिखाया, पाया, इन शब्दों के अंतर्गत अंतिम जो वर्ण है उनके अंदर आ स्वरों की आवृत्ति हो रही है, तो इस दौरान अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत 4 भेद होते हैं। तो पहला जो होता है वो छेकानुप्रास होता है। छेकानुप्रास अलंकार के अंतर्गत वर्ण या वर्ण समूह का 2 बार प्रयुक्त होना, और वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत एक वर्ण या वर्ण समूह का बार बार प्रयुक्त होना, और श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत एक ही वर्ग के वर्णों का बार बार प्रयुक्त होना, और अंत्यानुप्रास के अंतर्गत जब किसी भी पंक्ति में अंतिम 2 स्वरों में समानता हो तो उस अवस्था में अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ अर्थ, मतलब कि शब्द एक और अर्थ अनेक। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब कि किसी भी पंक्ति में एक शब्द होगा और उनका अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होगा, तो चिपका हुआ जहाँ अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है। जैसे पानी गया न उबरे मोती मानुष चोन। पानी यहाँ एक शब्द है और इनका मोती के संदर्भ में चमक अर्थ होता है, और मानुष के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत होता है, और चोन के संदर्भ में पानी का अर्थ जल होता है। इस प्रकार से पानी एक ही शब्द है, लेकिन अलग अलग शब्दों के संदर्भ में इनका जो अर्थ है वो भिन्न होता है, अलग अलग होता है, चिपका हुआ अर्थ होता है, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुब्रन का मतलब होता है सुंदर अक्षर, सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुंदर अक्षरों के लिए कवि भी उनको इधर उधर खोजते रहते हैं। कामी जो काम भावना रखने वाले जो पुरुष होते हैं वो सुंदर रूप को इधर उधर ढूंढते रहते हैं, और चोर है जो चोरी करने के लिए, सोने के लिए इधर उधर उनको ढूंढने के लिए घूमते रहते हैं। तो सुब्रन का यहाँ कवि के संदर्भ में इनका अर्थ होता है सुंदर अक्षर, और कामी के संदर्भ में इनका अर्थ होता है सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में इनका अर्थ होता है सोना। तो उक्त पंक्ति के दौरान सुब्रन एक ही शब्द है और इनका अलग अलग शब्दों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होता है, तो उस अवस्था में श्लेष अलंकार होता है। तीसरा है यमक अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, यमक का मतलब ही होता है जोड़ा।
जब कोई शब्द अनेक, दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के दौरान जब किसी पंक्ति में शब्दों का जोड़ा आए, दो या दो से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए और कभी कभी पूरा शब्द दोबारा नहीं आकर उनका कुछ अंश मात्र दोबारा आ जाता है, तो उस अवस्था में भी यमक अलंकार ही होता है। जैसे सारंग ले सारंग चली, सारंग पुगो आय, सारंग ले सारंग दरियो, सारंग सारंग माय। एक स्त्री घड़ा लेकर के तालाब की ओर चलती है, उसी समय बादल या वर्षा आ जाती है, तो वो स्त्री अपने जो वस्त्र होते हैं वो घड़े में डाल करके धारण करके उस तालाब के अंदर चली जाती है। तो प्रथम सारंग जो शब्द है उसका अर्थ है यहाँ घड़ा, और दूसरा सारंग शब्द का अर्थ होगा यहाँ स्त्री, और तीसरे सारंग का अर्थ होगा बादल, और चौथे सारंग का अर्थ होता है वस्त्र, और पांचवें सारंग का अर्थ होगा घड़े, और छठे सारंग का अर्थ होगा यहाँ स्त्री, और सातवें सारंग का यहाँ अर्थ होगा सरोवर। तो इस पंक्ति में सारंग शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो रहा है, तो उस अवस्था में यमक अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। कवि भूषण के द्वारा रचित पंक्ति में बेर नामक शब्द का दो बार प्रयुक्त हुआ है। प्रथम बेर का यहाँ अर्थ होता है बार, और दूसरे बेर का अर्थ होता है बेर नाम का एक फल होता है। तो इस अवस्था के दौरान यमक अलंकार होता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।